करना है, 20 क्वेश्चन लिखना है और ये 20 क्वेश्चन 3 घंटा में आपको लिखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये चैलेंज होती है कि 20 क्वेश्चन में 20 बार आपका माइंड का ट्रैक चेंज होगा। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। आप सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन मेन चीज नहीं समझ रहे कि आपका माइंड का ट्रैक जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, कि पॉलिटी आया तब इकोनॉमिक्स आया तो लिखा हुआ 4 गो ऑप्शन है ना। ये मेंस है। इस 20 बार आपका माइंड का ट्रैक चेंज होगा। क्या गड़बड़ हो गई क्या? पहले पॉलिटी में 3 बार चेंज होता था, अब आपको कै बार 8 बार चेंज करना पड़ेगा, 7 बार चेंज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पहले 3 ही क्वेश्चन था, 3 ही पर माइंड है। चलो सक्रिय न्यायिक सक्रियता पूरा चल रहा है कंटिन्यू, लगातार हम लिख रहे हैं 22 मिनट 23 मिनट जो भी है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी लड़का का हम सबसे पहले हम खोजते हैं कि कौन है जो पूरा लिखा है एक बिना, और जो भी पूरा लिखा है वो किसी भी अच्छा लिखने वाला से ज्यादा नंबर लाएगा। अरे भाई कोई अच्छा लिख रहा है उसको हम 20 नंबर देंगे, कोई बुरा लिखा है उसको 13 14 15 नंबर देंगे, 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर देंगे ना। उसी आधार पर क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, रिक्वेस्ट है। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप एवरेज 15 नंबर का मार्किंग आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और 15 नंबर का मतलब है प्रत्येक आपका शॉर्ट नोट पर अगर हम 3 नंबर देंगे, वो भी स्टैंडर्ड नंबर रहती है, स्टैंडर्ड नंबर 3 नंबर देंगे तो एक सेक्टर 5 क्वेश्चन को आप छोड़ दिए। इसको समझना है, आप पूरी रणनीति को, पूरा इसका पूरा प्लान को समझिए। सुनो ना सतीश, चाय एक लेते हैं ना बाबू, देखना पूरा रणनीति को समझिए। मैं गड़बड़ कर रहा हूं इस चीज को, छोटे छोटे चीजों को, पढ़ाई से ज्यादा आपको रणनीति को समझना है। युद्ध लड़ा जाता है रणनीति के हिसाब से, बड़े सेना से बहुत नॉलेज से युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। आ जाइए, तो आप देखिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा सेकंड पेपर में आज आपने एग्जाम दिया, सेकंड पेपर में आपने आज एग्जाम दिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ा, इसका मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड। वैसे तो मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलेगा तो 7 क्वेश्चन को आपने शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस बात को समझिए, एग्जाम हॉल में आप पूरे घड़ी को पास में लेके आइए, आते हैं चले आते हैं, इससे अच्छा घर पे आप बनाइए। क्यों टेस्ट में हम आज आए हैं अचानक, हम देख रहे हैं सारे लोगों की रणनीति को हमने देखा है और 2 मिनट में हम एक एक पर नजर देखें, ऐसे काम नहीं चलना है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं मानते हैं, लेकिन आप टाइम बाउंडेशन नहीं करते हैं। आप घड़ी पास में रखें, उसको कवर कर। टेस्ट हम क्यों ले रहे हैं कि आप प्रति बार आप अगर 5 क्वेश्चन आज छोड़े तो अगले बार टारगेट रखे कि हमारा 4 क्वेश्चन छूटे। यहां अलाउ नहीं है, माने वहां अलाउ नहीं है, वहां तो सामने में रहेगा ना कुछ, तो घड़ी को हम क्या करेंगे, वहां से निकलवा के यहाँ लगवा देंगे। हाँ, बोर्ड पे लगवा देंगे, यस ये हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं उसको लगाता, घड़ी को यहीं पर लगवा देंगे। घड़ी को हर हाल में ये बात करवा लीजिएगा। मैं उस दिन, अगला टेस्ट परसों है, परसों या चौथा रोज जो भी है, आप यहाँ पर घड़ी पर आप घड़ी के साथ देख लीजिएगा, पूरी रणनीति बना लीजिएगा। कौन सा पेपर है, ऐसे है, ऐसे में 1 घंटा से 2 मिनट भी ज्यादा नहीं दीजिएगा। 1 घंटा के बाद तो एकदम स्टॉप कर देना है। ये बात आदत को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़िएगा तो एगो ऐसे बहुत अच्छा लिख लीजिएगा। एगो ऐसे जैसे तैसे लिखेगा तो एगो में आपको 60 नंबर मिलेगा, वो स्टैंडर्ड नंबर है। और अच्छा खराब लिखेगा तो सीधे 45 पर आ जाएगा, है ना। और कई लोगों का मानसिकता रहता है कि हम 5 पेज लिख लेंगे, जीएस में तो मेरा मार्क्स ज्यादा है। नहीं, आपका अगर 19 नंबर देने वाले हैं तो आप 5 पेपर लिखे हैं तो आपका सिर्फ एक मेहनत 2 पन्ना का 1 नंबर दिए, 1 नंबर ही एक्स्ट्रा गया है। आप देख लीजिएगा, कॉपी चेक होगा तो आप देखिएगा। आप 20 नंबर लाए हैं, आप 2 पन्ना में आप क्या किए हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन को एक एक पेज में करिएगा, 2 क्वेश्चन आप ले गए, आप 3-4 नंबर का यहाँ पर आप माइनस में। तो हमको लाभ हानि बनिया बनना पड़ेगा। ये मेंस बनिया का है, 20 बार आपका माइंड ट्रैक चेंज होगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ही क्वेश्चन को 3 घंटा लिखना और 20 क्वेश्चन को 3 घंटा लिखना, दोनों अलग अलग चैलेंज है। एक क्वेश्चन पर आप लिखिएगा 3 घंटा तो लिखने में कोई परेशानी नहीं, पूरे आयाम आपके आ रहे हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा माइंड। लेकिन यहां तक जब तक माइंड कॉन्सेंट्रेट तब तक खत्म, जब तक आप देखिएगा, जब तक माइंड न्यायिक सक्रियता लिखिएगा, जब फ्लो में आवे कि पूरा पॉइंट्स आ ही रहा है तब तक खत्म।
अब आ गया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की अवधारणा क्या है। अब लो, अब दूसरा माइंड जगत चेंज करना है कि नहीं। ये बड़ा चैलेंज है, इसलिए आपको बार बार बताते हैं कि इस पे काम करना पड़ेगा। आप अगला बार से हर हाल में यहाँ पर लगवा लीजिए, नहीं है तो वहां से उतरवा लीजिए, उतरवा के यहाँ का टंगवा लीजिए, और आप टाइम के हिसाब से देखिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन पर आप जो टाइम देंगे वो 5 मिनट 5 मिनट। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं हम, देख लीजिएगा, सेकंड पेपर की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन है, 15 पचे 75 मिनट आपके चले जाएंगे, समझ रहे हैं। 75 मिनट चले जाएंगे, और 5 मिनट आपको जो सिग्नेचर करना है या जो भी करना है उसको 5 मिनट मान के चले। माइंड आपका उस समय डिस्टर्ब रहेगा। एगो बेंच पर जब आएगा, आगे पीछे बैठे हैं तो एगो बेंच पर जब चेक करा रहा हो उसी समय से आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आज हम आए हैं, 1 मिनट बोले हैं, 1 मिनट बोलने के बाद आपका 2 मिनट तक माइंड डिस्टर्ब रहा होगा। मैं प्रत्येक, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, चूंकि मजबूरी थी, हम जान रहे हैं, इसलिए हम आते नहीं हैं मेंस के समय, हम नहीं आते हैं मेंस के समय, नहीं आते हैं कि आपको हम जाएंगे तो आपका माइंड सीधा चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, हुआ है कि नहीं। आज आए हैं तो 1 को 2 मिनट आपका माइंड ट्रैक चेंज हो जाता है ट्रैक चेंज। आप तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो। तो थंब वाइब्रेशन है तो 80 मिनट आपका ये चला गया। अब आपका बचा 160 मिनट है ना टोटल। 160 मिनट में 80 गया तो कितना बच गया, 180 मिनट है ना। 180 मिनट में आप 100 मिनट, और इस 100 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 मिनट यानी 20 मिनट। ये आप 20 मिनट का स्लॉट बना लीजिए। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि शुरुआती क्वेश्चन में आपको थोड़ा लेट लगेगा, नहीं, लेकिन आप 20 मिनट से स्लॉट बना लीजिए। घड़ी है, हर हाल में कसम खा लीजिए कि हमको इससे आगे बढ़ना नहीं है। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ हमारा सामने कोई जान पा रहा है कि कौन टॉप कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। आप यहाँ उसलिए बताइए कि टॉप कर रहा है। आप ये आइए कि आपकी जो मूलभूत चीजें, पहले टाइम मैनेजमेंट, ये एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का है, ये एग्जाम और नॉलेज का नहीं है। मैं लिख के दे देता हूँ कि टाइम मैनेज, पुराने जितने भी टॉपर स्टूडेंट रहे थे 69वीं में फेल कर गए हैं, आप जान ले। आप देख लीजिए ना, पुराने जो भी क्यों, क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर, पुराने वाले ढर्रे में है, एकदम माइंड उसका फिट है। 5 पन्ना 6 पन्ना मुड़िया कला आ रहा है तो बाप रे इतना आ रहा है तो सब पहलू को लिखेंगे ना। और कई लोग अभी टेस्ट हम चेक कर रहे हैं पॉलिटी का, अरे बाप, कई लोग तो 7 पन्ना में लिख दिया। 7 पन्ना में लिखेगा कोई बचाएगा। आप 15-20 नंबर आप बनाते उड़ा दिए। आप सोच रहे हैं नंबर ज्यादा दे देगा, नहीं, उसका लिमिट है, नंबर लिमिट है वो देगा। 24 नंबर से ज्यादा दे नहीं सकता है वो, जांच बैठ जाएगी उसको कई लोग चेक करेंगे। आप जान लीजिए वो भी 24 बहुत टॉप नंबर है। तो आप समझ जाइए, कोई क्यों रिस्क लेगा, कोई टीचर कोई रिस्क क्यों लेगा, आपसे क्या माने है। इसलिए वो अपना लिमिट में रहता है ना, कि इस पर कोई विवाद ना हो। क्या पेपर हम बोल दिए हैं, कल तक हम सबको अलॉट कर दिए हैं, सारे लोगों को, सभी शिक्षक को बोल दिए हैं। अथी का हो गया है, ये एसए का और एक फर्स्ट पेपर का हो गया, कल मिल जाएंगे सर, नहीं तो आजे लेके आ जाते पुराना वाला भी। 2 से 3 दिन में टोटल पेपर आपके मूल्यांकन होकर रहेंगे। और अगले बार से 2-3 दिन में हो जाता है। एक्चुअली हो क्या रहा है सुनिए, एक आदमी दूसरे जगह की तरह नहीं यहाँ हो रही है कि एक ही आदमी पॉलिटी चेक कर रहा है, एक ही इकोनॉमिक्स चेक कर रहा है, एक ही ज्योग्राफी कर रहा है, एक ही साइंस चेक। हमारे साथ क्या है, हम लोगों के साथ पॉलिटी अलग चेक कर रहे हैं हम, जिनका अति दीपक सर इकोनॉमी और ज्योग्राफी कर रहे हैं, साइंस एंड टेक कौन करेंगे, हाँ प्रमोद सर। तो 3 लोगों के पास पहुंचने में भी एक टाइमिंग का बाउंडेशन, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। इसलिए सॉरी, आप लोगों को क्षमा चाहते हैं, लेकिन मूल्यांकन ठीक करेंगे सभी लोग अपना एक एक करके, बस इसीलिए लेट हो रहा है थोड़ा सा। इसलिए हम समझ रहे हैं आप लोग की उत्सुकता। इस पे काम करिए प्लीज, मैं ये बता रहा हूँ, आप कम पढ़िए। 38 क्वेश्चन में 38 ऐसा माना जाता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है यह 400 वर्ड लगभग 400 वर्ड में लिखा जाए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है 8 नंबर या 7 नंबर का, इसमें आप 100
25 से 150। आप 125 बढ़िया लिख लीजिए। कुछ लोग हैं एक के पन्ना में पूरे चीज डाल दिया, देखिएगा उसके 4 नंबर देना पड़ा। इसका पेज पे तो लिमिटेशन नहीं है कि पेज लिमिटेशन नहीं है, हम पेज लिमिटेशन नहीं है, वो आपको पेज के कारण कटा नहीं जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि 5 पेज लिखिएगा तो 2 पेज ज्यादा लिखे तो दूसरा में ना कमेगा, 5 पेज लिखिएगा तो उससे कोई लिमिटेशन नहीं। मान लीजिए वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है तो उसको मैं 2 ही पेज में खत्म कर दिया तो हम्म। उसका 2 नहीं, उसकी मांग है ना, उसकी प्रश्न का प्रवृत्ति होता है। वर्ड लिमिट को पूरा कर दूंगा फिर भी। हाँ तो छोटा छोटा लिखे। मैं छोटा लिखता हूँ। आप एक काम बीपीएससी में, सॉरी अब एक और बात जान लीजिए, बीपीएससी में एक और काम करिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। इससे क्या होता है ना, थोड़ा तड़क भड़क दिखती है। यूनिवर्सिटी का जो चेक करने वाला व्यक्ति आता है यूनिवर्सिटी का, उसके माइंड में एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 में लिखा है तो लड़का ठीक है लिखा होगा। ये एक माइंड में एक, आप खुद भी तो देखिए, इतने में अगर पॉलिटी का 20 पन्ना में आप पॉलिटी का आंसर पूरा नोट्स पढ़े हुए, मेरा पढ़ा हुआ मान लीजिए कि 100 पेज का है, आप 20 पेज में लिखिएगा तो लेने वाले को भी मन में एक शंका लगती रहती है ना कि यार इसमें क्या होगा। एक ह्यूमन एरर है। मेरा दोस्त है अभी वीडियो यहाँ पर ये धनरुआ में, वो आईएएस का 3 बार इंटरव्यू दिया। उसकी सबसे बड़ी कमी थी क्या कि एक क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को वो 1.25 पेज में लिखता था, इतना छोटा लिखता था। तो हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में, कोचिंग में, तो साथ मेरे साथ उसका अलॉट था, हम उसी का कॉपी फोटो स्टेट करवाते थे ताकि कम करवाना होता था। कम करवाने की वजह से बता रहे, क्योंकि कम करवाना होता था। लेकिन वो इंटरव्यू में 3 बार इंटरव्यू दिया आईएएस का, उसका मार्क्स हमेशा इंटरव्यू में अच्छा रहा, लेकिन उसका रिटर्न में अच्छा नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि कम लिखता था। एक लॉन्ग क्वेश्चन को लंबा लिखना चाहिए, तो वो उससे आधा से भी आधा समझिए, वो इतना छोटा लिखता था। हम ले लाएंगे उसका राइटिंग कितना छोटा है। तो 400 मतलब वर्ड को कितने पेज में लिखना चाहिए? 3 या 4 पेज? कितने पेज में लिखा जाए? 3 पेज, और न तो 3 से 1 साथ 4 पेज गया तो आधा पेज आपका टाइम गया। 3 पेज या 3.5 पेज, इससे ज्यादा जा रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मेरा अगला क्वेश्चन छूटने जा रहा है। हाँ, इससे 1 घंटा में देखिए 8 से 10 पेज लिखिए। 6 पेज में आप पूरे ऐसे को नहीं, ऐसे जो प्रश्न दिए जाते हैं 1112 वर्ड्स लिख दिए थे। हाँ ठीक है। तो छूट गया था मेरा एक पेज। हाँ तो एक छूटेगा ही ना। मैं बता, यही तो हम समझा रहे हैं कि आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप 1200 जब ये लिखे तो एगो क्वेश्चन गया। आप 4 पेज जब ये लिखे तो एक एक लॉन्ग क्वेश्चन में 4 पेज। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन 5 को पूछ रहा है सेकंड पेपर में, 1 पेज ज्यादा बढ़ाए तो 5 पेज आपने बढ़ा दिया ना। 5 पेज का मतलब है 3 क्वेश्चन आपका छूटना ही छूटना, न छूटने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, इतना हो ही गया नहीं। 1 पेज में आप देखिएगा 5 मिनट में 1 पेज लिखते हैं। आप गौरिएगा 5 मिनट में 1 पेज लिखिएगा। आप गौर करिएगा, जब आप स्पीड पकड़िएगा, चेक करिएगा घर पे आज जाके कि 5 मिनट में आपका एक शुरू से लेकर अंत तक का पढ़ना पड़ेगा लगभग। कोई स्पीड बहुत तेजी है तो 4.5 मिनट में। हाँ में कॉपी में लिखा आगे हम्म। तो यही मानक होता है वहाँ पे। क्या? उसका बॉर्डर होता है डिफाइंड, यहाँ मिलता है लिखने के लिए। हम्म। उसका जो बॉर्डर हाँ 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 ना, बॉर्डर यहाँ थोड़ा सा कम है, ये बात यहाँ नहीं कम है। बॉर्डर बॉर्डर मतलब आपको जगह कम मिल रहा है, उसको थोड़ा और फैलाना है। इस बार से फैला हुआ मिलेगा, थोड़ा सा और मिलेगा। जैसे ये जो किए गए हैं ना, ये और थोड़ा इधर आएगा आपका, यहाँ से यहाँ स्पेस थोड़ा बढ़ेगा। वहाँ पे और ज्यादा बड़ा वाला मिलेगा। हाँ बड़ा रहेगा, वहाँ स्पेस बड़ा रहेगा। लंबाई शायद कम रहेगा। चौड़ाई, हाँ लंबाई सेम रहेंगे, चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वैसा ही वाला हाँ वैसा ही वाला करेंगे हम। पीछे इसी बार कह दिए थे, नहीं पहुंच पाया, पहले से फोटो स्टेट हो गया था। आप अनुचित नहीं है, वो आपके लिए अनुचित हो जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, मेरी बात आप नहीं समझ पाए। यस, आप आधा पेज ज्यादा लिखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इस बात से सहमत है ना? आपको पता चल रहा होगा टेस्ट में, जरा सा भी आप अपना बुद्धिमत्ता दिखाइएगा कि हम बाप रे इतना विद्वान। अब हम न्यायिक सक्रियता को हम इतना जानते हैं, हम लिखेंगे कैसे नहीं? अगर ये मन में आ गई भावना तो उसके मन में भी भावना आ गई कि जो एगो क्वेश्चन का नंबर नहीं है। ये एकदम ऑटोमेटिकली 3 घंटा तो इतना कम है, इसको देना चाहिए 3.5 घंटा। ये बच्चों के साथ जुर्म है। सेकंड पेपर में 8 पेज तक ले जाइए, 8 चौक 8 3 24। एक बात बताइए, एक बात बताएं आप,
36 पेज पहले मिलता था। लड़का मिनिमम पहले जो सामान्य लड़का है 30 पेज लिखते थे, और पहले चिट्ठी की जो 36 पेज भर दिया तो उसको उसी हिसाब से नंबर मिलता था। लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं, अब मानक हो गई है। आप 30 पेज जोड़िएगा तो 10 पेज हुआ ना, 10 पेज एक क्वेश्चन का हुआ ना। और ऐसे में जब लिखिएगा तो आप 20 मिनट तो मिनिमम टाइम, सॉरी 10 से 15 मिनट मिनिमम टाइम। अब आप 10 से 15 मिनिमम टाइम आप सोचने पे गुजारे नहीं, आपका ऐसे अच्छा हो ही नहीं सकता। ये लिखित है, या कितनों पढ़ के आ जाइए, आप रट के भी आ जाइए, आपका ऐसे लिखाएगा नहीं अच्छा। यह ऐसे की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए जब आएगा तो शुरुआती जब 9 से लेकर 9:15 तक टाइम माइंड में रख लीजिएगा कि 15 तक लिखना नहीं, भले लिखने दीजिए बगल वाले को। बगल वाले को सायमा बता रही थी ये, सर हम 15 मिनट रुक गए, रुकी, तुम्हारा लेखन शैली भी कितना बढ़ गया तुम देख लो, क्योंकि पीछे वो रफ की है। और एक और बात है कि जो भी लोग लिखिएगा ऐसे वो रफ पीछे जरूर करिएगा। हमको भी पता होना चाहिए, हमको भी पता होना चाहिए कि रफ में आपने क्या क्या सोचा है, रफ में सोचा है उसको कैसे किए। हाँ क्वेश्चन वहां पर अलाउ नहीं है, एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं है। दिक्कत है, एक प्लान बनता है ना, नहीं तो आप जितना लिख रहे हैं ना उससे 20% ज्यादा बढ़िया लिख पाइएगा जब आप रफ कर लीजिएगा तब। और आपका स्पीड जो लिखते हैं ना उससे 25% ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपकी लिखने की स्पीड 25% बढ़ जाएगी, आपकी लेखन शैली 20% बढ़ जाएगी। ये देख लीजिएगा, करके देखिएगा, इस बार करके देखिएगा। पीछे हाँ रफ रहता है लिखा हुआ, वो तो दे तो बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है, वो तो देगा ही आपको ज्यादा। हमको ना बच बच के काम करना है। 2 पेज लिखिएगा तो बच पाइएगा, आप बच पाइएगा। कल ट्राई करके देख लीजिएगा। 2 पेज गया क्वेश्चन उधर छूटा। हमको शॉर्ट में कै गो पेज देता है? 5 पेज, माने 3-6 पेज, माने दोनों मिला के यानी 6 पेज देता है। यानी लिखना है हमको 3.5 में, 6 पेज में तो 6 पेज भरिएगा, वो नहीं सोचना है। चलिए आते हैं विषय। इसको रणनीति प्लीज आप लोग बहुत जल्दी इसको सुधारे। ये बहुत कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं, तैयो एक आध क्वेश्चन छूट जा रहा है। चलिए कहाँ से आएगा वो वाला कहाँ से आएगा? जो क्वेश्चन था सो कहाँ से आएगा क्वेश्चन? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है बताएं? हाँ दिया, ठीक। आप टेस्ट ऊपर आओ बड़ी अनकॉन्शियस, भी अनकॉन्शियस हो गया। चलिए क्या बोले हैं, क्या प्रश्न है? पढ़ा, अब हम आने दीजिए। चलिए उसको नीति निर्देशक तत्व के नीति कुछ लिखाएंगे, रफ करते चली जाइएगा। एक का ए, नीति निर्देशक तत्व के महत्व। हर टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पर है ना, क्वेश्चन जो है महत्व। नीति निर्देशक टॉपिक क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और उस टॉपिक के एक पहलू से आपके सवाल पूछे हैं। नीति निर्देशक तत्व को बांट सकते हैं कई पहलू में। पहले भूमिका, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता तो भूमिका क्या है संविधान में, स्थान। तीसरा, कौन कौन नीति निर्देशक तत्व, कहां तक लागू किया गया है, लागू पूरा नीति निर्देशक तत्व। जिस देश में नीति निर्देशक तत्व लागू हो गया वो देश विकसित हो गया।
विकसित देश की सबसे बड़ी पहचान है नीति निर्देशक तत्व को लागू हो जाना। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि राज्य का जो कार्य संविधान के द्वारा दिया गया है वो 100% लागू कर देना। भारत में लागू नहीं है। भारत में गरीबी दूर करने की बात है, पुरुष महिला समानता की बात की गई है, पूरा है क्या हुआ है? इसीलिए नीति अधूरा हमारा नीति निर्देशक तत्व है। और यह निर्देशक तत्व कहां तक लागू अब तक यहां पर होगा, और लागू नहीं हुआ है तो कमी है, कहीं कमी। और महत्व को इधरे ले जाइए। महत्व इसकी महत्व क्या है? और यह महत्व दो लोगों के लिए। इसकी महत्व को जब भी नीति निर्देशक तत्व की बात अगर आए तो दो लोगों के लिए महत्व है। एक सरकार के लिए महत्व क्या है और एक पब्लिक के लिए यानी आम जनता के लिए महत्व क्या है। इसको दो भागों में बटा कि सरकार के लिए महत्व क्या है और जनता के लिए महत्व क्या है। सरकार के लिए महत्व यह है कि जो बढ़िया से नीति निर्देशक तत्व लागू करेगा वो बार बार सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री का सिरोमार भर देगा। जो इस नीति निर्देशक तत्व को बेस्ट ढंग से इंप्लीमेंट करेगा उसको हम बार बार सरकार में लाएंगे। नीतीश कुमार 14 से हमारे मोदी जी नीति निर्देशक तत्व की जितनी पहलुओं हैं उन सारे पहलुओं को लागू करने का प्रयास है। और ये नीति निर्देशक दूसरा जनता के लिए महत्व क्या है, जनता के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो 35% आरक्षण है, यह है जनता के लिए। पुल पुलिया बन रहे हैं, ये है ना। समान नागरिक संहिता बन रहे हैं, ये है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है, ये है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर हो रहे हैं तो आयात निर्यात का निवेश का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ये है। यही सब ना होगा। हाँ, महिला यौन शोषण को रोक रहे हैं, यह है। जनता के लिए क्या है, इसलिए इस पे दो चीजों पे विचार करने थे। क्लियर है, सहमत है? ठीक है। इसके बाद कमी क्या है? कमी का मतलब है कि क्यों अभी तक ये पूरा क्यों लागू नहीं हुआ है। तो लागू नहीं है तो कई चीजें हैं इसके लेकर। एक सरकार की इच्छा नहीं होती, हम अभी डिस्कस करेंगे उस पर, बस हम एक शॉर्टली बता रहे हैं कि सरकार की एक तो इच्छा नहीं होती है, इच्छा है भी तो पैसा नहीं है। मास्टर का बहाली करने की बड़ी मन है कि 10 लाख और कर दे, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मन कर रहा है कि इसको 5 लाख रुपया दे बीपीएससी को पढ़ने के लिए, लेकिन 85,000 तक सीमित किए हुए हैं। मेरी बात, पुल पुलिया हर जगह बनाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है, पैसा नहीं है। उद्योग लगवाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पैसा नहीं है कि जो उद्योग को हम यहाँ ले आए। हम समझ रहे हैं? चीजें समझना होगा। तो कमी क्या है, ये है। और कमी के बाद है दूर कैसे कर सकते हैं या उपाय क्या है। उपाय तो होगा, सरकार को सबसे पहले क्या है, कोष का वृद्धि करना पड़ेगा। कोष ही तो है कि सब कुछ करेगा। हम आपको एसी दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, ये तो मेरे इनकम पर डिपेंड करता है ना। मेरी इनकम नहीं है इसलिए एसी नहीं दे रहे हैं। हम आपको इनकम नहीं है तो सोफा सेट पे नहीं बैठा रहे हैं, यही ना है। तो वो आपको समझना होगा। और लास्ट में निष्कर्ष, ये प्रश्न पर डायरेक्ट, ये जो प्रश्न है, ये जो आप इतने टोटल को लिख लीजिएगा, ये इतने पूरे डायमेंशन को पढ़ के जाइएगा। उस एक डायमेंशन का, उस पूरे डायमेंशन से एक से सवाल पूछे हैं सीधे मार्क। अब इस प्रश्न में आपको करना क्या था? इस प्रश्न में सीधे करना था नीति निर्देशक की भूमिका, और यहां से शुरू करते 2-3 लाइन का भूमिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग इतना में, अनुच्छेद इतना में इसकी चर्चा की गई है। यह मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रेरित और अभिप्रेरित है, जिसके महत्व को निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। क्लियर? महत्व को अब आएंगे, महत्व को तो महत्व को पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो आपको क्लियर होगा। पॉइंट में लिखते चले जाएंगे महत्व का क्या है, महत्व में क्या है, तो जनता के लिए क्या क्या महत्व है, तो थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा। थोड़ा सा रफ करिए, नहीं तो लगेगा कि हम आप लोग सुनने से काम नहीं ना चलता है। डिस्कस का आप लोग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना है। चलिए तेजी से लिखिएगा। आज हमको 5, 3, 5, 4, 9 क्वेश्चन का डिस्कस करना है। जहां पर जरूरत होगा जो तो उसको करेंगे, है ना। ये बात क्लियर हो रही है ना सब? लिखिएगा भारतीय संविधान के भाग, नहीं या ऐसे लिखे लोक कल्याणकारी, अपने शब्दों में, हम अपने शब्दों में, आप लोग अपने हिसाब से लिखते हैं तो अपने हिसाब। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से अभिप्रेरित, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से अभिप्रेरित, लोक कल्याणकारी
राज्य की और कई लोग शुद्ध अशुद्ध लिख रहे हैं बार बार, कई लोगों पर हम मारे हैं और लगभग सब लोगों की स्थिति है अशुद्धि न लिखे। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान के में वर्णित किए गए हैं। वर्णित किए गए हैं। है एकदम डायरेक्ट इस पे तथा घुमाना फिराना नहीं है, डायरेक्ट महत्व पर इसके महत्व को निम्न रूपों में देख सकते हैं। हाँ बैठो बैठो बैठो, बैठो। हम पूरे लिखाएंगे नहीं, हम बस एक देते चले जाएंगे। जैसे नीति निर्देशक तत्व तो जब हम पढ़ाते हैं फुल फ्लेज में तो गांधी वाणी अलग बांट देते हैं, समाजवादी अलग बांट देते हैं, इस प्रकार से बांट के करते हैं। यहाँ ये सब बांटना ताटना नहीं है, सीधे टू दी पॉइंट पे आ जाना है। लिखेगा पहला आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राज्य या शासक को, हाँ राज्य और शासक को नागरिकों के संबंध में नीतियां बनाना। यानी कोई भी कानून बनने जा रही है, अभी आप देखिएगा विधानसभा की जो बैठक हो रही है उस बैठक में पूरे दिन भर चर्चा किस पे होगी? नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई है, महिला के लिए क्या कर रहे हैं, कृषि के लिए क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के सब किस में चर्चा है? नीति। यानी कोई भी सरकार का पेपर पढ़ लीजिए, पेपर में जो बात दिख रहा है वो नीति निर्देशक तत्व का। आपको आरक्षण दे रहा है वो नीति निर्देशक, स्टडी से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, उद्योग से जुड़ा, यानी सरकार कानून बनाएगी तो 95% कानून उसका क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए वो अब जानी जाती है। बिहार सरकार अभी देखिएगा नीति निर्देशक पर बहुत काम करेगा, अभी बजट पे बहुत पेश करेंगे, माने बहुत सारा चीज जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी रहेगी वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचती है, समाज तक पहुंचती है। और नीति निर्देशक में जो बातें होती है वो समाज से जुड़ा होता है, मूल अधिकार व्यक्ति से जुड़ा होता है, मूल अधिकार की जो बातें व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो नीति निर्देशक तक समाज से जुड़ा हुआ था। तो लिखेगा क्या लिखे? अगला, संविधान की व्याख्या करने में यह सहायक होता है। हाँ, संविधान की व्याख्या करने में यह सहायक होता है। है ना? संविधान की व्याख्या जब करते हैं सुप्रीम कोर्ट तो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर ही करते हैं कि क्या आपने जनता को इस चीज को दिया, और रिव्यू भी करेंगे इसी आधार पर कि किसी को ज्यादा किसी को कम ना हो। हम आरक्षण दे रहे हैं तो हम रिव्यू करेंगे कि वाकई में आरक्षण से एक वर्ग को तो फायदा हो रहा है, क्या दूसरे वर्ग को घाटा तो नहीं हो रहा है? इस चीज में आएंगे। तीसरा, जनमत या आम जनता, हाँ चौथा जो भी हो, जनमत की शक्ति प्रदर्शन। जनमत के पास, आम जनता के पास यही एक ऐसा चीज है कि अगर ठीक ठाक नहीं अगर हमारे साथ कोई लागू किया तो उसको हम सरकार को क्या कर सकते हैं? गिरा देंगे। इसी आधार पर हम किसी राज्य और किसी भी देश या किसी भी शासक को हम रिव्यू करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। इसी आधार पर ना करते हैं कि अरे इसके सरकार में इतना अनाज मिल रहा है, इसके सरकार में सिलेंडर मिल रहा है, इसके सरकार में रोड है, फलना है चिलना है, ये है वो, सब किसमें लिखा गया है? इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और कई लोगों ने लिखा क्या है बता रहेंगे, हम बताएंगे लास्ट में। कई लोगों ने कहा से कहा क्या क्या लिखा है, हम सब पढ़ के देखे हैं। कई लोगों ने लिख दिया है, पिछले बार मैंने हम चेक किए थे तो कई लोगों ने लिख दिया है क्या नीति निर्देशक में क्या बातें लिखी गई है। बातें तो यार इसमें लिखना था,
कौन कौन है इसमें लिखना था कि ये दिया है, ये दिया, ये दिया। इसका महत्व का मतलब है कि हमारे आने का महत्व क्या है, आपके क्लास में आने का क्या महत्व है ये बताना था, क्या है ये नहीं बताना था, आपका इंपोर्टेंस क्या है, तो वो तो अलग चीज है, समझ रहे हैं ना। इसलिए तो लिखेगा, अगला लिखेगा, शासन की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती है। यानी सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती है। बढ़िया काम करिएगा तो शासक फिर दोबारा आएगा, यानी उसकी सफलता। अब इस बार आप तय करिएगा कि नीतीश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो आप लोग रिव्यू कर रहे होंगे ना, माइंड में सेट हो रहा होगा ना कि ये काम किया, वो काम किया। तो शासन की सफलता और असफलता क्या है, इसी पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, चुनावी प्रचार प्रसार। चुनावी प्रचार प्रसार में पक्ष और विपक्ष दोनों के हथकंडे है, यह है कि नहीं है हथकंडा, दोनों के हथकंडे हैं। ये कैसे आएगा, फिर क्वेश्चन लाना है तो कौन से, कहां पर फाइल है बताओ हमको, तेजी से बताओ। अच्छा, और हर बार वहीं में जाना होगा, हर बार जाना होगा, वैसे नहीं आएंगे। अच्छा चलो, अब हमको फिर बोर्ड लाओ, बोर्ड लाओ। हाँ, अब फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा वही। चलिए आप लिखते चलिए, अब करेगा, हमको बता दीजिए, पहले बताना, तुम करते रहो। इसके बाद आप समझ रहे हैं, यानी क्या बोले हैं, अगला पॉइंट क्या बोले हैं, चुनाव। अब मान लीजिए कि अभी क्या करेगा, विपक्ष वाला कहेगा कि ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, अभी देखिएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। राजद वाला कहेगा ना कि हम थे तो इतना नौकरी दिए, उतना नौकरी दिए, तो वो भी कहेगा ना कि हम थे तो इतना नौकरी दिए हैं, नहीं दिए। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी चुनाव प्रचार का मेन चीज है, चुनाव प्रचार में जो बातें कहे गई है, किसी का दुष्प्रचार करेगा, विपक्ष वाला दुष्प्रचार करेगा, अब पक्ष वाला अपना क्या करेगा, प्रचार करेगा। किसका प्रचार करेगा, नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई है उसी का, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अगला पॉइंट लिखेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय में क्या है, बाल श्रम, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बाल श्रम ऐसे मार के, ऐसे करके, बाल श्रम, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा, यही ना आएगा। सामाजिक में क्या आएगा, ये सब किताब सब किस में लिखा गया है, बाल श्रम से लेकर स्त्री पुरुष समानता से लेकर शिक्षा किस में है, जीपीएसपी। तो लिखेगा, आर्थिक में लिखेगा रोजगार, उद्योग, कृषि, सब है ना इसमें। अरे नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखा गया है सब है कि नहीं है, कृषि तो सब किस में है, इसमें। कृषि के लिए बढ़िया काम करेगा कृषक, क्या करेगा, 6,000 रुपया सरकार दे रही है, वो डीपीएस किसके कारण दे रही है, नीति निर्देशक तत्व के कारण, तो सब वोट दे रहा है ना, किसान दे रहा है ना, वो सब चीज है, लिखेगा। अगला पॉइंट सामाजिक आर्थिक का लिखेगा, न्यायपालिका को न्यायिक निर्णय, हाँ इसको तो ऐसे हटाओ, कहाँ पेन पे दबाए, पेन पे दबाइएगा तो बोर्ड आ जाएगा। निकालो ना बोर्ड आ गया, और फिर हमको आना है उस पर, तो इसको बैक कर दीजिए, आ जाएगा। कहाँ आया? चलो लिखेगा, राज्य संबंधी नीति में स्थिरता और समता बनी रहती है।
अगला पॉइंट, राज्य संबंधी नीति में स्थिरता एवं समता बनी रहती है। अगला पॉइंट, समता बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हम इसी पर निर्भर है कि नहीं निर्भर? कितना नंबर पर? 51 पर। आप देख रहे हैं, ये बताना था। आप लोग ने बता दिया क्या कि फलना अनुच्छेद में इतना, चिल्ला अनुच्छेद में इतना, आपको महत्व बताना है। फिर रहने दीजिए वो सब, तो फिर ये दबाइएगा तो उसी को दबा देंगे, आ जाए। ठीक है। आप फिर उसी को दबाएंगे तो तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा ऐसे, ठीक। ऊपर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गए? ये लिखना था, आपको बताना था वहां पर कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। हालांकि एक और बात, आप यहाँ पर लिखे थे, जो आप जो लिखे होंगे नीति निर्देशक तत्व के फलना में फलना बातें लिखी गई है, उसी को आपको दूसरे शब्दावली चेंज करने थे सिर्फ, नहीं कि अनुच्छेद इतना में 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चर्चा किया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ही हम किसी देश और विदेश के साथ अपने वैश्विक संबंध को निर्णय लेते हैं। ये बातें लिखना होगा आपकी शब्दावली। आपने सीधे नीति निर्देशक तत्व क्या है और इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, प्रश्न को आपने थोड़ा सा, इसलिए मार्क कम गए। क्या गड़बड़ हम बोल रहे हैं क्या? अब महत्व तो समझ गए ना? मैं हूं और मेरा इंपोर्टेंस बताना, ये दोनों में अंतर थोड़ा सा है ना। मैं जो हूं उसी को आप दूसरे शब्दों में बोलेंगे तब इंपोर्टेंस होगा। चलिए आगे, अगला आ गया। दूसरा है लोकसभा की संरचना एवं शक्तियों की बीच विवेचना करिए। दो प्रश्न दो भागों में है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मजबूरन इस तरह के प्रश्न, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में यही तो चैलेंज है कि सब कुछ जान रहे कि इसका दो पार्ट में प्रश्न पूछा है, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों नंबर में दोनों सिस्टम को बताना पड़ेगा। एक पार्ट में जो संरचना है, इस संरचना को हमको बताना था क्या कि संरचना कैसा है। तो फिर पहला, कितना सदस्य या कैसा है, तो अस्थाई है, निचला सदन है, प्रथम सदन है, जनता का सदन है कि नहीं? उसमें से सब नहीं लिखेगा, ऑब्जेक्टिव 1-2 लिख के आप करिएगा। सदस्य कितने हैं, कितना सदस्य? 552 है, वर्तमान में 545 है, 525 है, और है ना, इस तरह से बटा हुआ है, उस तरह से बता दीजिएगा। इसके बाद क्या है, योग्यता क्या? तो योग्यता में आपको बता देना था इस प्रश्न में कि योग्यता क्या है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिया हो, दिवालिया और पागल नहीं हुआ हो, है ना, यही ना सब है लिखा हुआ। ये सब टोटल आप लिखते हैं, लेकिन आप उसको डिटेल में नहीं जाना है, बस कॉमा दे के कि योग्यता की बात करें तो दिवालियापन हो, है ना। इसके बाद फिर भारत का नागरिक हो, ऐसे ऐसे कॉमा कर करके इसको लिख देते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं आप क्या, शक्ति और कार्य पर। तो थोड़ा सा लिखते चलिए, लिखिए, हम समझ गए। 1-2 क्वेश्चन को आपको डील करेंगे तब समझाते चलेंगे। लिखेगा, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। या नीति निर्देशक का अगर 2 लाइन में हम अगर निष्कर्ष पूछते तो क्या बताते आप? वो तो बता दिए, फिर पहला वाला रिपीट कर दिए आप। शुरू भी हम किए थे लोक कल्याणकारी से। यस, इसको यहाँ पर आप डिनोट करते। आप लोग में से कई लोग शुरुआते में ये डिनोट कर देते हैं। निष्कर्ष में करिएगा तो निष्कर्ष क्या होता है कि देखने वाला चीजें होता है। निष्कर्ष बताएं, आप लोग बताएं क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में तो हम ये लिखेंगे सर कि वस्तुतः नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार जब भी कानून का निर्माण करेगी तो ये, इसमें नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन रहता तभी ले जाते, ये थोड़ा विस्तृत हो गया। अम्बेडकर साहब वाला स्टेटमेंट दे दीजिए और लिख दीजिए कि इस प्रकार से देखते हैं कि संविधान के संपूर्ण व्याख्या में नीति निर्देशक तत्व अति अनिवार्य है। यह अनिवार्य देश के संपन्नता और देश
समाज और व्यक्ति की क्या है क्या सामाजिक समावेश समावेशिता लाने का एकमात्र साधन है। मूल अधिकार से नहीं आ सकता है। आपको अधिकार हमको बोलने का मिल ही गया तो क्या हो गया, हमको चलने का अधिकार मिल ही गया तो क्या हो गया, हमको अगर घूमने का और जमीन खरीदने का अधिकार मिल ही गया तो क्या हुआ, रहेगा पैसा तभी तो। नीति निर्देशक तत्व आप इन मूल अधिकार को पाने के लिए सब कुछ देता है, आपको काबिल बनाता है कि आप रहिए। 6,000 रुपया दे के आपको फार्मिंग करने का आपको अधिकार देता है, करना है, कर रहा है ना 6,000 रुपया। तो आपका नीति निर्देशक एक तरफ से मूल अधिकार जहां, तो इसको तुलना कर सकते थे किसी जगह पर कि एक तरफ मूल अधिकार जहां पर व्यक्ति विशेष को क्या है, क्या अधिकार को संचालित करता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व समाज और देश और राष्ट्र का विकास की बात करता है। इस तरह से इसको तुलना करके आप करते हैं। लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, फॉर्मेट लिखिएगा। इस प्रश्न में योग्यता लिखिएगा, लोकसभा में पहला लिखिएगा क्या, संरचना लिखिएगा, संरचना। और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा का एक अहम भूमिका रहा है ना। बस इतना लाइन लिखेंगे। वस्तुतः जनता या प्रथम सदन के रूप में इनकी संरचना को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। खत्म, सीधे संरचना में आ जाएंगे, पैराग्राफ में आएंगे। संरचना वहां पर लिख लें कि योग्यता, ये सब नहीं लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव से बचना है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और सीधे लिखेंगे कि संविधान में 552 सदस्यों की चर्चा है, किंतु वर्तमान में 545 है। अब हम डिटेल नहीं जाएंगे, उसको तोड़ तोड़ के नहीं बताएंगे, उतना मांग नहीं रहा है, कह नहीं रहा। लॉन्ग रहता तो हमारे पास पूरा मटेरियल है, सीधे जाएंगे। इसके लिए भारत का नागरिक दिवालियापन 2-3 गो 10 गो है उसका, मान लीजिए मापदंड योग्यता का, वो नहीं करेंगे। इसका कार्यकाल है तो फल पहले 6 साल था, फिर 5 साल हुआ, इस तरह से ये सब चीज नहीं करेंगे। सीधे वर्तमान में इसका 5 साल का कार्यकाल है। ये एकदम मन शॉर्ट ले जाना है, उसको बता देना है कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना पूछे हैं, पूछते तो ये जान लीजिए कि हम जानते थे। लिखना पड़ेगा ना, मैंने लिख अब बिल्कुल लगा के जोड़ दिया, तब जाके लिखेगा। इसकी संरचना के बाद सीधे तब आइएगा शक्तियों पर, तो पहले लिख लीजिएगा योग, क्या लिखे, संरचना 552 सदस्य, किंतु वर्तमान में 545 50 कहाँ से फिर हो 500, हाँ 2 गो। वर्तमान में कितना हो गया, 543 है ना, 2 तो हाँ 545 लिखिए। संविधान में जो बातें हैं, हमको कितना है वो घटते बढ़ते, कोई मरिए गया लिखते समय 2-4 गो टपक गया होगा तो फिर वो नहीं ना हम कहेंगे, लिखेगा 545। का जो प्रावधान था सब 2 लोकसभा में, वो तो हटा दिया गया, हटा दिया गया, तो 550 अभी है और 500 अभी 45 पे होती है चुनाव, जिसमें हो 543 सॉरी 543, तो 543 लिखे। अगला लिखेगा योग्यता भारत का नागरिक दिवालियापन न हो, लाभ के पद पर न हो, इसके कार्यकाल 5 वर्ष, और अधिवेशन वर्ष में 2 बार कम से कम, और 6 माह से अधिक का कार्यकाल लो। अधिवेशन क्या बोलेंगे उनको, सेशन हो गया। अब आइए शक्ति और कार्य में पॉइंट वाइज करके लिखते जाएगा। जब पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे फिर कि इस प्रकार से संसदीय प्रणाली में लोकसभा एक बड़ी भूमिका में रहता है, जिसके शक्ति और कार्य विधान शक्ति, सुन लीजिए फिर सुनिए, तो गौर करिए, पहले सुनिए। इस प्रकार से जब हम चेंज करेंगे, जब ये पहला वाला लिख कर, तो दूसरा में जब चेंज करेंगे तो दूसरा में लिखेंगे इस प्रकार से, लोकसभा की भूमिका
राज्यसभा के या तुलना करके कि इस प्रकार से देखते हैं तो लोकसभा की भूमिका कहीं ना कहीं राज्यसभा से समानता रखती है, जिसके कार्य और शक्ति उसी के तरह काफी विस्तृत और बड़ा है ना, जिसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, लिख के और फिर पॉइंट वाइज करके इसकी शक्ति को पॉइंट वाइज लिखिएगा, इसके कार्य संरचना को पॉइंट वाइज नहीं लिखेगा। तो लिखेगा पहला नंबर विधायी शक्ति, और आप अगर बहुत खूबसूरती से लिखना चाह रहे हैं तो सीधे लिखते चलिएगा, वहां पर तुलना करते हुए राज्यसभा की तरह साधारण विधेयक पास करना, साधारण विधेयक में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन करना और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता करना। संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करना, ज्वाइंट अधिवेशन की अध्यक्षता, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। चूंकि लोकसभा के बारे में पूछ रहा है तो लोकसभा का जो बातें हैं मुख्य वो लिखेंगे। तो लिखेगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इसका क्या? अध्यक्षता करना। तीसरा, वित्तीय शक्ति के अनुसार धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही घोषित करना, है कि नहीं? तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा की तरह ही 2/3 बहुमत से पास करना होगा। दो बटा तीन बहुमत से पास करना होगा। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय लोकसभा के द्वारा दो बटा तीन क्या है? 2/3 सदस्यों से पास करना होगा। अन्य शक्तियों में लिखेगा, अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के साथ साथ नियुक्ति व निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन नहीं होती है, नियुक्ति लिखा जाता है। अब देखिएगा नियुक्ति रहती है, नियुक्ति। अगला लिखेगा, इसी में आगे लिखेगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते, है ना? चुनाव करता। क्लियर है? इस तरह से आपका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। यानी सबसे पहले भूमिका संरचना में एक ही लाइन में, एक ही पेज में, एक ही में सब कुछ को समाहित करना है कि कैसे इसकी योग्यता है, कैसे इसकी संरचना है, यानी वर्ष कितने साल का रहता है, इसका कार्यकाल, इसमें कौन कौन चीजें शामिल है वो। और शक्ति में जब आइएगा तो पॉइंट वाइज करके 5-6 पॉइंट हो जाएगा, 5-6 पॉइंट करके 1-2 लाइन का निष्कर्ष दीजिएगा और बस हो गया खत्म। इस तरह से इसको लिखना था, है ना, विस्तृत में। कई लोगों ने क्या किया है, संरचना को कुछ बताया ही नहीं है, बताया था बल्कि शक्ति और कार्य को विवेचना को दे दिया। तो ये नहीं, आपका 2 भागों में बटा है, यानी 8 नंबर का है तो 4 नंबर वही पर है, 4 नंबर इस पर होगा। नहीं होगा क्या? 4 नंबर 4 नंबर, तो ये काम आप करिएगा। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बिहार में जातिगत जनगणना के पश्चात पिछड़े वर्ग हेतु बढ़ाए गए आरक्षण तर्कसंगत है? क्या बिहार में जातिगत जनगणना के पश्चात पिछड़े वर्ग, यहाँ पिछड़े वर्ग का मतलब समझ जाइए, पिछड़े वर्ग का मतलब है क्या? ओबीसी नहीं, आप समझ गए। पिछड़े वर्गों का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, सबके बारे में ये कहा गया है। यहाँ वर्ड समझिएगा, पिछड़े वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सारा का सारा, जनरल वर्ग के अलावा जितने भी है वो सब वर्गों के बारे में कहा। हेतु बढ़ाए गए आरक्षण तर्क संगत है, तर्क संगत है। और यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या वर्ड बोल के बता दिया है, या निगेटिव भी बताना है। तर्क संगत का मतलब है आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों को क्या करें आप तर्क पर। तो एक तरफ से चूंकि सरकार के द्वारा यह की गई थी तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन इसकी निगेटिव पहलू को भी दिखाएंगे। टिप्पणी करिए, और टिप्पणी करने का मतलब है इस पर कमेंट करिए। कमेंट में क्या है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और निगेटिव लिखना था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं आप? तो लिखेगा बिहार में जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या होगा कदम है। वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा किए गए जनगणना निम्न संदर्भों में महत्व रखता है। महत्व का मतलब क्या? इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स महत्व रखता है। सीधे सीधे आ जाएंगे, ये बहुत कथा कहानी नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कथा पे नहीं आएंगे, सीधे सीधे सब किस पे आ जाएंगे? पॉजिटिव पर, सीधे इतना ही है करना। वो मेंस का नहीं है, वो अथी वाला 38 नंबर में तब 5-6 लाइन का अपना सीधे आ जाइए एकदम स्टेप पर, फॉरवर्ड में स्टेट पे आ जाइए। क्या लिखे? मत रखता है। पहला इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक असमानता को दूर करना। तो लिखेगा सामाजिक असमानता दूर करना, यानी वंचित समूहों की पहचान कर नीति निर्माण के माध्यम से उसे मुख्य धारा में लाना। अच्छा, लास्ट में जब है ना, इस जनगणना को सिर्फ पिछड़े वर्ग से ही नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो जनरल वाले के लिए भी है ना, उसकी भी तो हो गई है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कम क्या है, जनरल वाले का जनसंख्या कम है, इसलिए वहां पर क्या है, ये निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि उसके द्वारा क्योंकि जनगणना हुई तो इसकी कौन अवहेलना कर रहा है? इसको कोई भी पिछड़े वर्ग कोई भी इसका अपोज किया है क्या? कौन किया है? कौन वर्ग? ऊपरी जाति की अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या वो कर पाएंगे क्या? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि यह जो जनगणना है, जितनी हिस्सेदार बने जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? ये पॉइंट अगला, विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर हाशिए पर बैठे समुदाय को लक्षित उत्थान करना। हाशिए पर बैठे समाज का लक्षित समाज का उत्थान करना। एक बड़ी पहलू इसमें क्या थी कि मान लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट है,
और शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट में 100 गो जातियां हैं, उसमें से 2-3 जातियां पूरे मलाई ले रहे हैं। ओबीसी में है 2-3 जाति मलाई खा रहे हैं। इस जाति के अनुसार क्या करना है कि जाति के अनुसार हम जान लिए कि अच्छा फलना कास्ट भी है जो इतनी परसेंटेज है, किंतु राजनीति में, जॉब में और विभिन्न पहलुओं में उसकी भागीदारी उतनी नहीं है। हमने कई बार जाति के लगातार 3-4 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर ओबीसी की बात करें तो कुर्मी जाति ओबीसी की सबसे ज्यादा अपने फायदा ले रहे हैं। तो अपने फायदा ले रहे हैं तो ऐसे अन्य जाति भी है, जादव भी है, कोयरी भी है। तो जितनी भागीदारी उसके समानता से सरकार बांटने का प्रयास करेगी। क्षति तो लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। अगला नीति निर्माताओं या सरकार को नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शन देना। अगला लिखेगा नीति के कार्यान्वयन और परिणाम, नीति के कार्यान्वयन और परिणाम पर लक्षित निगरानी करने में मदद करना। अगला भारतीय समाज के व्यापक तस्वीर पेश करना। तस्वीर व्यापक को करना। और क्या पॉइंट होंगे बताएं, और क्या होंगे पॉइंट? जातिगत जनगणना से क्या फायदे हैं और बताएं। फायदा बताएं। लिखे नहीं थे क्या? कोई लिखे थे तो बताएं फायदा। ये हो सकता है कि जो भी पॉलिसी बनेगी तो इनको दिखा चुके हैं, हो चुका है, आप बताएं। तो इसमें तो अब सब आ गया। तो बताएं, और भी बचा है तो इसलिए तो कहे कि बचा है तो आप लोग अपना दिमाग दीजिए। ये डिस्कशन क्लासेज है। अवसर की समानता की बात की गई है संविधान, उसको प्राप्ति करने के लिए ये भी तो आ गया है और सब आ गया है। 7-8 पॉइंट 4-5 गो, क्योंकि निगेटिव भी लिखना है इसलिए बचा के कॉपी। अच्छा ये आप लोग सोचते हैं क्या कि आपके पास बहुते बचा हुआ है? वो लॉन्ग में रखे रहिए। ये शॉर्ट में तो आप एक गो में आए, एक पेज ही भर गया होगा। भर गया है, कितना भरा है देखे? वो कहाँ से शुरू किए हैं? अब एक पेज में वही गया है। आप बताइए। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, इतना काफी है। 3-4 गो पॉइंट डाल दिए, हो गया। लॉन्ग को लॉन्ग की तरह नहीं। ये आपको एक और बात बता रही, यहाँ मेंटालिटी हमारी क्या है। हम तो याद है 15 पॉइंट सर लिखा है, 15 पॉइंट। अब हम कल कौन क्लास ले रहे थे? किस? महागठबंधन। उसमें लिखा है 15 पॉइंट। अब है महागठबंधन से सवाल पूछ दिए हैं, आज पूछे हैं। अब तो कल अब हम जान रहे थे कि देखिएगा कितना क्या हुआ होगा, हम समझ रहे हैं। अब उसको 15 पॉइंट सिर्फ एक पक्ष का याद है, महागठबंधन के निगेटिव, जबकि पॉजिटिव 15 पॉइंट है। अब 15 पॉइंट 3 पन्ना में हुआ होगा या 2 पन्ना 2.5 पन्ना में हुआ होगा। अब उसको 15 पॉइंट याद है और उसको मन में इतना तरफ है, यही तो खोज ही रहे थे कि 15 पॉइंट कैसे जाए। इसी तरफ ने आपको क्या किया, 3 पर जब पन्ना फना दिया, वो आपका एक क्वेश्चन ले गया है। अति जो नॉलेज जो है ना, अति जो है ना नॉलेज आपको क्या किया। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए तो डायग्राम बना के उसको देखिए डायग्राम में सब तरह के लिखना पड़ेगा। डायग्राम बनाइए कब, वो सब कुछ समझता है। डायग्राम आप लास्ट वाला सेक्शन में बनाइए या 5 गो में से 1 गो में लाइए, सब में बना दीजिएगा ना तो सब खेल बुझ जाएगा। शॉर्ट नोट्स मुख्यतः पैराग्राफ में लिखा जाता है।
कभी आप देखेंगे, आप देखिएगा टॉपर का शॉर्ट नोट्स पैराग्राफ में लिखेगा। अगर आप में लिखेगा तो सब लिख ही नहीं पाएगा पूरा। अब नहीं लिख पाएगा तो उसको आप खेलने का है ना कि पहला क्वेश्चन पैराग्राफ पे शुरू करिए, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट्स में करिए, तीसरा डायग्राम में बनाइए, इस तरह से खेलिए। आप पांचों क्वेश्चन को एक ही टाइप से लिखेगा तो डायग्राम में वो समझ जाएगा कि लड़का, डायग्राम क्या ऑब्जेक्टिविटी बताता है, डायग्राम से ऑब्जेक्टिविटी नहीं बताता है। ऑब्जेक्टिव बताता है ना, वो मेंस का सेक्शन नहीं होता, ये मजबूरी है। वो एग्जामिनर को रहता है इंस्ट्रक्शन कि लड़का इतना लिख नहीं पाएगा, इसलिए आप इसको मर्सी करके रखिए। मैं तो सब में डायग्राम ही बनाऊंगा। नहीं तो डायग्राम को थोड़ा सा कम करना है, आप लिखिए डायग्राम एक एक पेज, माने एक एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो 2 क्वेश्चन में लिखिए, सब में लिखिएगा इरिटेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इरिटेट। उतना लिखना मतलब चैलेंज। तो आपको करना चैलेंज को, तो हमने कहा टेस्ट तो इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने में उनकी वो अपनी कमी को वहाँ पर नहीं दीजिए, ये अच्छी बात थोड़ी है। कहीं पर देखिए शॉर्ट नोट्स डायग्राम में लिखा रहता है, आप देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन यूपीएससी में डायग्राम, यूपीएससी में आप आए, सजेशन देना जरूरी होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में सजेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जहाँ बस जहाँ है टू दी पॉइंट। कैसे आना है टू दी पॉइंट, 1-2 लाइन लिखे, खत्म, कहानी शुरू। अगला लिखेगा निगेटिव पॉइंट लिखेगा। हालांकि इस जनगणना पर काफी विवाद भी रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जातिगत अवधारणा को पुष्टि होगी। यानी हमारा यहाँ क्या है लिखा गया, यानी 15 नंबर जो अनुच्छेद है, 15 नंबर अनुच्छेद जो है वो तो हमारा प्रभावित हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं है? अरे याद आ रहा है ना कि जाति मूल धन के, जब आपको सब समानता की बात कर रहा था, जाति के आधार पर क्यों आप कर रहे हैं? इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसी ने हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं रिव्यू में डालो। देख रहे हैं? अच्छा एक और बात, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना दिमाग होता है कि वो जिस कानून को चाहे तो वो खत्म कर सकता है, उसके पास इतना है पावर, जिसको भी चाहेगा वो खत्म कर सकता है। ईडब्ल्यूएस पावर, कहीं पर सोचा था कि कभी ईडब्ल्यूएस कभी जनरल को भी मिलेगा आरक्षण, उसका मूड बना, वो खोज लिया कहाँ से मिलना चाहिए। इसलिए किसी भी कानून को चाहेगा तो खत्म कर सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। वो व्याख्या करने का तो उसी के पास ना है, न्याय चश्मे से देखता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। उसको मन किया कि नहीं, मन नहीं कर रहा है तो वो जाति पर जनजाति आरक्षण देने का, तो काट हटा दिया। तो क्या है, पहला तो इसके माध्यम से जातिगत पुष्टि हो रही है ना कि आम जाति की हटाने की बात कर रहे हैं और आप जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। इससे पहले भी तो जनगणना 10 साल पर हो रही है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हो रही, और ये 2 राज्य करवा चुके हैं, कर्नाटक में भी। हाँ अगला लिखेगा दूसरा पॉइंट, सामाजिक विभाजन में वृद्धि होगी। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल अलगाववाद में वृद्धि होगी। राष्ट्रवाद कमजोर होगा। अब वही राष्ट्रवाद, अच्छा लिखो। अब आप लोग जैसा स्मार्ट व्यक्ति रहना चाहिए कि वहां राष्ट्रवाद एगो में रखे, और 3-4 पॉइंट के बाद फिर अलग से वो पॉइंट जो क्या बोले हैं, एकता अखंडता, वही बात फिर रिपीट करिए। तो वो स्मार्टनेस वहां एग्जाम हॉल में खेलना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में खेलना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट रहेगा, वही चीजें राष्ट्रवाद को ये क्या बोलते हैं, एकता अखंडता राष्ट्रवाद तो है। तो वो गेम आपको एग्जाम हॉल में माइंड चलते रहना चाहिए कि हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट करने हैं। नहीं टीचर नहीं समझेगा, नहीं वो गलत तो नहीं ना, पॉइंट गलत नहीं है, पॉइंट गलत तो नहीं है। पॉइंट गलत देंगे तब वो गलत समझेगा, वो समझेगा भी नहीं। वो 2-3 के बाद वो तो भुला जाएगा, 2-3 के बाद भुला जाएगा कि जब चौथा क्या लिखा है। तो पहला मैंने 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो दूसरा नंबर में वो डालिए, फिर 5वां 6ठा 7वां में उसको ले जाइए, तीसरा में जो डाले हैं 8वां में डालिए, इस टाइप से डालिए। और क्या क्या पॉइंट्स होंगे बताएं आप, और पॉइंट्स क्या होंगे? बहुसंख्यक जाति का जो है प्रभुत्व बढ़ जाएगा सर। हाँ लिखेगा, बहुसंख्यक जाति की प्रभुत्व बढ़ने की आशंका।
बहुसंख्यक जाति की प्रभुत्व बढ़ने की आशंका। अच्छा, इसी को आप दूसरे रूप में भी एगो पॉइंट और बना सकते हैं। इस प्रकार से अल्पसंख्यक जाति हाशिए पे चले जाएंगे, अल्पसंख्यक जाति क्या होंगे, हाशिए पे चले जाएंगे। उसी पॉइंट को हम डबल कर दिए हैं, उसी में छुपा हुआ है, पहला ही में पॉइंट में छुपा हुआ है दूसरा पॉइंट। क्या अल्पसंख्यक हो गया। चलिए बस यही पर खत्म करें, इसको लास्ट करें, आगे बढ़ते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। व्याख्या की बस पॉइंट हो गया नहीं हो तो निष्कर्ष आप लोग, हे भगवान, ये हम सिर्फ बात को डिस्कशन के लिए आए हैं कि मेन पॉइंट पर फोकस है। निष्कर्ष हम लिखा देंगे तो आप अच्छा एक बात बताएं, मेरी बात, एक बात सच बताए, मैं जो निष्कर्ष लिखाऊंगा, एक भी आदमी कसम खा के कहें आप लोग कि मेरा एक भी निष्कर्ष आपके लिखाएगा, निष्कर्ष के साथ सबसे बड़ी यही है, भूमिका के साथ सबसे बड़ी यही है कि कितनों रट के जाएंगे आप, आपका भूमिका निष्कर्ष आप ही का होगा। पॉइंट मेरा हो सकता है पॉइंट, लेकिन निष्कर्ष और भूमिका आप ही का होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, ये मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, इसको बीच में तो लिख लीजिए, लिखिए, हम समझ गए, लिखिएगा। निष्कर्षता कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रबल तर्क मौजूद है। एक तरफ जहां पिछड़े वर्गों, पक्ष और विपक्ष पर प्रबल तर्क, प्रबल मतलब बहुत अधिक दबाव देकर आवश्यक है। एक तरफ जहां पिछड़े वर्ग के संदर्भ में सटीक आंकड़े मौजूद प्राप्त होंगे, सटीक आंकड़े मौजूद प्राप्त होंगे, तो दूसरी तरफ जातिवाद, वर्गवाद में वृद्धि होगा एवं राष्ट्रवाद कमजोर होंगे, और राष्ट्रवाद कमजोर होंगे। अतः हमें दोनों तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार कर ही इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार कर ही ये तर्क उठाने चाहिए। संविधान संगत, तब वहां पर सीधे जाइएगा। आज तो संघवाद को ये क्या करेगा? हाँ कर सकते, तो वहां से जब आएगा, संविधान की बात है तो कई वाद हुए हैं, इंदिरा साहनी वाला वाद आप दे सकते हैं, बिल्कुल। तो जनहित याचिका बाद 2 वाद हम लिखाए थे दोनों। तो EWS वाले के लिखा था, वो EWS वाले को तो उसमें 3-2 का जो बहुमत था, 2 वाले जो नहीं 3 वाले जो थे ना, तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि इसके अलावा भी कोई और पक्ष सोचा जाए। 50% सीमा फुलफिल। हाँ, तो यहाँ संविधान आप दे सकते हैं, चूंकि यहाँ संविधान नहीं पूछा है तो आप अपने बात को निकल जाइए, लेकिन आपको कहेगा अगर जो प्रश्न आप बोले हैं तब आपको जाना पड़ेगा 50% की सीमा और क्या क्या प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या उसमें वाद दिए गए हैं, निर्णय क्या दिए गए हैं, और अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट के द्वारा, जो बिहार पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो
रोक लगाए गए, तो क्या आपका बेसिस था, उस बेसिस को उस पर लिखना था। ठीक है, अगला देखिएगा, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति में यही ना करना है, गठबंधन गठबंधन में आपके सवाल है क्या या भूमिका, क्यों या आवश्यकता क्यों। और आवश्यकता क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टी को एक मत मिल नहीं रहा है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, और कांग्रेस का जनमत क्या हुआ, कमजोर हुआ। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, तो गठबंधन कल पर आए थे, कोई है क्लास में, क्या बताएं क्या है, बताएं। काल बनने का कालक्रम, और कालक्रम में वही है 1977 और 1977 के बाद 89 के बाद फिर आगे बढ़ते चला जाएगा कालक्रम। और इसके बाद प्रभाव, और प्रभाव में दो प्रकार के प्रभाव, निगेटिव और पॉजिटिव, और सुझाव और निष्कर्ष। इस तरह से सवाल आपके बुनेंगे। आपका सवाल पूछा है क्या, क्या पूछा है सवाल, गठबंधन की राजनीति में भूमिका। कुछ कहानी कथा कहानी नहीं है, सीधे सीधे ये प्रश्न है। भूमिका, भूमिका है क्या, पॉजिटिव भूमिका और निगेटिव भूमिका। तो तुरंत आ जाएंगे, तो लिखेगा, लिखेगा गठबंधन की राजनीति, लिखेगा गठबंधन की राजनीति के लिए लिखाना पड़ेगा कि हो जाएगा कि कुछ कर दे। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं तब तब चर्चा। पहले तो 2-4 लाइन का भूमिका दीजिएगा कि वर्तमान में गठबंधन भारतीय राजनीति की पहचान है ना, पहचान बन गई है। वस्तुतः कांग्रेस के जनाधार में कमी के पश्चात इस तरह की प्रक्रियाओं में वृद्धि देखने को मिलता है, और वर्तमान में भारत और या केंद्र या राज्य में दोनों जगह, दोनों स्तरों पर गठबंधन की सरकार अपने सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दिए। अगर गठबंधन की सरकार के पक्ष की बात करें तो इसके माध्यम से क्या क्या हो रहा है, 5 पॉइंट 7 पॉइंट दे देंगे, पॉइंट में नहीं। अगर गठबंधन की सरकार उसको पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं तो कॉमा दे दे के लिखेंगे कि गठबंधन की सरकार ने क्या क्या किया है, विभिन्न जाति धर्म वर्ग आदि का क्या किया है, एकीकरण करने का कार्य किया है ना। विभिन्न समूहों को इसमें क्या किया है, अपनी भूमिका निभाने की बात की है, और इसी प्रकार से 5-6 पॉइंट इसमें डाल देंगे। ठीक है, डाल देने के बाद निष्कर्ष में जब निगेटिव में आएंगे, लेकिन गंभीरता से देखें तो गठबंधन की सरकार से अस्थिरता की स्थिति भी बन गई है। जब न तब क्या हो रहा है, टूटने का डर बना रहता है। ऐसे में शक्तिशाली शासन की या शक्तिशाली शासन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी शासक शक्तिशाली नहीं हो पाता है। और क्या लिख सकते हैं, राष्ट्रीय हित में निर्णय नहीं लिया नहीं हो पाता है। इस तरह से करके तब जाके आपका वहाँ निष्कर्ष करना है। यानी 5-6 पॉइंट जो आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट गठबंधन का याद है, उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, आप मैनिपुलेट करेंगे और पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो इससे ये हानि, इससे ये हानि, इससे ये हानि, इससे ये हानि, और आप ले देंगे। और लास्ट में निष्कर्ष जब लिखेंगे तो वही सुझाव वाला देंगे। निष्कर्षतः यह व्यवस्था भले ही आज हमारे राजनीति की मूल विशेषता में शामिल हो गई है, किंतु गठबंधन को एक नैतिकता के साथ या राजनीतिक क्या कहते ये दस्तावेज के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। इसको करके फाइनल करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण करिए। यहां परीक्षण करने की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व की अवधारणा शुरुआत में और वर्तमान में दोनों में इसकी बिल्कुल अलग भिन्न भिन्न व्याख्या की गई। शुरुआती दौर में अगर हम हिंदुत्व की जो कॉन्सेप्ट है वो आर्य सभ्यता से आती है, वैदिक काल से आती है। सनातन धर्म आगे बढ़ता है, हिंदुत्व की कॉन्सेप्ट को लेता है, और आधुनिक काल की चूंकि यह हिंदुत्व जो वर्ड है वो आधुनिक वर्ड है, तो आधुनिक काल में बी.डी. सावरकर ने इसको क्या किया था, आगे बनाया था। और बी.डी. सावरकर के अनुसार क्या हुआ था कि बी.डी. सावरकर इसकी अवधारणा, तो थोड़ा थोड़ा लिखिएगा थोड़ा थोड़ा, कि हिंदुत्व की अवधारणा
आधुनिक सोच है। आधुनिक सोच है। बीडी सावरकर के अनुसार, बीडी सावरकर के अनुसार, बीडी सावरकर के अनुसार हिंदुत्व, बीडी सावरकर के अनुसार हिंदुत्व की अवधारणा समान राष्ट्र, समान जाति, समान राष्ट्र, समान जाति और समान संस्कृति पर आधारित है। वस्तुतः हिंदू शब्द हिंदुत्व के वस्तुतः हिंदू शब्द हिंदुत्व के निम्ब में था। हिंदुत्व के निम्ब में था। निम्ब निम्ब में था। निम्ब 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 में था। जड़ में, अरे जड़ लिखो रे, जड़ जड़ यहाँ वर्ड सुटेबल वर्ड नहीं है, इसलिए लिख, अब जड़ मत लिख लीजिएगा, जड़ में था, यहाँ पर वर्ड नहीं है, ये ऐसे वाला वर्ड है जड़। अगला लिखेगा, अगला पॉइंट, हिंदुत्व की अवधारणा एक जटिल विचार है जिसका वास्तविक, हालांकि इसका वास्तविक अर्थ लगाना प्राचीनता और आधुनिकता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट में लिखे थे, चलिए रफ करवा रहे हैं, ये कोई हम प्रॉपर लिखा नहीं रहे, क्वेश्चन लिखाएंगे तो टोटल नहीं हो पाएगा। हम रफली आपको एक वर्ड, कुछ मिली जुली बातें आपको इस डिस्कशन में पता होना चाहिए, ताकि इसके बेस पर आप एग्जाम हॉल में लिख पाए। हम लिखा नहीं पाएंगे ना पूरे, आप पॉइंट को डिनोट करिए, जो मूलभूत बातें हैं हम वो बताना चाहते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट, यह अवधारणा राष्ट्रवादियों के विचारधारा को संदर्भित करता है, जिसके तहत भारतीय उपमहाद्वीप के निवासियों की आम संस्कृति पर आम संस्कृति को जोड़ दिया जाता है। हिंदुत्व को मानने वाला, अगला पॉइंट लिखेगा, हिंदुत्व को मानने वाला, अगला पॉइंट में बनाते हुए, हिंदुत्व को मानने वाला, इस सब प्रश्नों में सबसे जटिल प्रश्न यही था, क्योंकि इसमें कोई भी सटीकता के साथ जो है ना कवर नहीं चला है, और कोई भी जरा सा अपने को हिंदू बनाया होगा या कोई मुसलमान होगा या ईसाई होगा, सब इसमें पकड़ा जाएगा। शॉर्ट है ना, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि हम वाकई वो कहीं ना कहीं। अच्छा एक और बात, हम कई क्वेश्चन आज हम पॉलिटी में देख रहे थे, पॉलिटी में प्रश्न जो पूछा था वो 1991 के बाद कुछ इस तरह से था प्रश्न, क्या कैसे इवॉल्व हो रहा है ये नया करना। कुछ लोग तो सीधे सीधे नामे रख दिए, माने लालू यादव और नीतीश कुमार। हे भगवान, ऐसा नहीं करना है, नाम तो देना ही नहीं है। और कौन लोग दिए होंगे समझ रहे हैं, कौन लोग दिए, कौन नाम दिए थे, एकदम शुद्ध नाम से। बाप रे बाप,
ये नाम नहीं करना था, नाम नहीं, ना नहीं, नीतीश कुमार एज ए सीएम लिखे हैं, नाम नहीं देना है। तो हमरा जैसा गलती करके आइएगा जब हम गलती कर चुके। लड़ाई की बात नहीं है, लिखने का क्रम में निगेटिविटी जाएगी, नाम नहीं देना। आप पार्टी दे सकते हैं, राजद के नेतृत्व में, जदयू के नेतृत्व में आप बोल सकते हैं। यहाँ पर नाम देने का मतलब है कि आप एकदम, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस झलक भी रहा है कि किस पार्टी का है, झलक भी रहा है कि किस पार्टी का है। ये भी हम पढ़ रहे थे, हमको हंसी आ रहा था, हम लिख भी दिए हैं उस पर। नाम तो एकदम भूल कर नहीं लिखना है। आज भला कैसे चेक होगा? उसमें आया था वो वाला में, पिछले बार है वही चेक कर रहे हैं, वही वाला है। नाम मत दीजिएगा, नाम दे दिए तो गया, वहां नाम नहीं होने देगा, नाम नहीं देना है। उस पर दूसरे क्वेश्चन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह के सवाल अगर अथवा में पूछ दे तो इसको हम प्रणाम कर लेना है। भले कम लिखेंगे दूसरे में मंजूर है, इसको नहीं छूना है। इसको छुआया, इसको आरएसएस वाला को ही देगा चेक करने के लिए, यो जान लीजिए, आरएसएस वाला ही चेक करेगा। तो कोई अगर लिखना चाहते हैं तो ये बात भी बता दे रहे हैं कि आप संतुलन लिखना पड़ेगा, है ना। ये बहुत डेंजर क्वेश्चन है। इस तरह के धर्मनिरपेक्षता, ये जातिवाद, ये सब डेंजर क्वेश्चन माना जाता है बीपीएससी का, बहुत डेंजर। इसमें अगर ठीक ठाक से बच के नहीं निकले ना तो फिर डुबा देगा वो। क्या लिख रहे थे? हिंदुत्व को मानने वाले का मानना है, कहते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण एक एकजुट राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर ही किया जा सकता है। देखिए, हिंदुत्व को अब हम अपने ये सब तो शब्दावली लिखा दिए, चीजें बाउंस होगा। हिंदुत्व क्या है अब हम अपने भाषा में उसको और माने एकदम सामान्य भाषा में चर्चा, एक 3-4 बातें बताएंगे, बस इसी के हिसाब से आपको लिखना है एग्जाम हॉल में। माइंड मेकअप कर लीजिए। पहला नंबर, ये हिंदुत्व को पढ़ के जाइएगा इस बार। इससे का वो हॉट नहीं, हॉट से भी कुछ होता है क्या ऊपर? सुपर हॉट क्वेश्चन है। क्यों है पता है? क्यों है? महाकुंभ। इसलिए हिंदुत्व को पढ़ के जाइएगा बढ़िया से, इसको समझना। हिंदुत्व क्या है? आधुनिक अवधारणा है और यह हिंदू से ही उपजा हुआ है। प्राचीन काल में इसका अर्थ एक धर्म विशेष है, किंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है, बल्कि यह देश के अंदर में, भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में रहने वाले प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग के सामाजिकता, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से संदर्भित है। यानी इसमें जो भी हमारे कल्चर को जान रहा है यहाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो सभी हिंदुत्व है। हिंदुत्व किसी जाति और धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू एक संस्कृति का नाम है, कल्चर का नाम है। जो भी कल्चर, मुस्लिम यहाँ रहा है, मेरा कल्चर जान रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम भी तो ये यहाँ के कल्चर को समझ रहे हैं। जो कल्चर को समझ रहा है, उस कल्चर को जी रहा है, वह क्या है? हिंदुत्व है। अपना यहाँ पर ये वर्ड करके बच के निकल जाना है, बहुत डिबेट में नहीं जाना। क्या यह धर्मनिरपेक्षता से अलग है? तो बिल्कुल अलग नहीं है माना जाएगा। धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व लगभग एक जैसा ही है। जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता में शासन का कोई अपना धर्म नहीं है, उसी प्रकार से हिंदू में कोई धर्म की कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब, हिंदुत्व का मतलब है क्या? एक कल्चर धर्म विशेष की अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक कल्चर को डिनोट करता है। इस प्रकार से लिखेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आमतौर पर हिंदुत्व को एक जीवन शैली या मन की स्थिति के रूप में, हिंदुत्व को एक जीवन शैली या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है। यह समझा जाना चाहिए
हिंदुत्व को एक जीवन शैली या मन की स्थिति के रूप में समझा। क्या यहाँ पर हो रही है रामनवमी, मुस्लिम उसका विरोध कर रहा है क्या? ईसाई विरोध कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हाँ। मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है, किंतु इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के समान नहीं मानना चाहिए। अभी अभी आप देखिएगा जमुई में कौन है, अभी अभी एक घटना घटी है जमुई में, घटी है अभी। एक कौन पांडे थी महिला जो पकड़ा गई लड़की। पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? और टीचर नहीं, यहाँ पर जमुई में जो नगर में जो हुआ था, ये मस्जिद में कुछ फेंक दिया था या इस तरह से चीजें थी। नहीं, जमुई वाला घटना है, उसको छोड़िए। उसका इंटरनेट पे पूरा बंद कर दिया गया था। अब हम एक दिन कहानी नहीं बताया था कि प्रियंका दीदी आई हुई है इंटरव्यू देने, देखिए उसका घटना घट गया। क्लास में बताए होंगे, याद होगा तो। याद है क्लास में बोले थे। तो वो जो घटना वो क्या है? कट्टरवादी है। हिंदुत्व में हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व किसी दूसरे धर्म को इग्नोर नहीं करता। किसी दूसरे धर्म के जो आज रमजान शुरू हुआ है तो उसके धर्म को, उनकी जो प्रवृत्तियां उसको रोकने का प्रयास नहीं करता। जिस तरह से हम लोग लेके चलते हैं झंडा और क्या कहते हैं, जय श्री राम, और जय श्री राम का जो बोली है उस बोली में आपका कट्टर हिंदूवाद झलकता है। यह हिंदुत्व नहीं है। नहीं झलकता है क्या? जय श्री राम यानी जय श्री राम से चल रहे हैं, दूसरे के चर्च है, दूसरे के मस्जिद है, उसको तोड़ देने की जो मन में कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो कॉन्सेप्ट हिंदूवाद नहीं, हिंदुत्व नहीं है। नहीं, चल रहे हैं और फेंक दिए, कुछ बम मार दिए, कुछ कर दिए, तोड़ दिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदुत्व से अलग है। हिंदुत्व क्या है कि हिंदू जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जो हमारा सामाजिक संस्कृति है, हमारी मुस्लिमों का संस्कृति है, ईसाइयों की संस्कृति है, सिखों की संस्कृति है, जैनों की संस्कृति है, बौद्धों की संस्कृति है, हिंदू, उस सब को एक समान मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है हिंदुत्व के पास। तो लिखेगा हिंदुत्व के समर्थकों ने मूल हिंदू संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने की मांग की है। समर्थकों ने हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने की मांग की है। हाँ, हिंदू संस्कृति क्या है? तो हिंदू संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति वह संस्कृति है जो प्रकृति पे विश्वास करता है। जब हम प्राचीन काल में देखेंगे तो उसमें धर्म नहीं था। वैदिक कोई धर्म नहीं है। वैदिक काल कोई धर्म है क्या? वैदिक काल में कोई धर्म नहीं है। वो प्रकृति पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और इस तरह जल की पूजा करते हैं, वो प्रकृति पूजा है। धर्म को हम बाद में उसको जोड़ के देखते हैं। तो ये निष्कर्षता लिखेगा, निष्कर्षता हिंदुत्व से संबंधित अलग अलग विचार मौजूद है। कुछ लोग इसे धर्म निरपेक्षता के लिए खतरा मानते हैं। तो कुछ लोग इसे राष्ट्र की एकजुटता राष्ट्र के लिए एकजुटता क्या है, क्या लिखाएगा आगे? स्वरूप मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये कैसे हटेगा अब? अगला पॉइंट है, देखिए अगला क्वेश्चन लॉन्ग में। हाँ, थोड़ा सा रुक जाए।
हाँ सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। 5 मिनट का ब्रेक देते क्या इसको, 5-10 मिनट का दे देते हैं क्या, अभी चलेगा, कोई दिक्कत है क्या? अभी मेन पर आना है हम लोग को, तो शॉर्ट पे चल रहे थे डिस्कशन में, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे बड़ा डिस्कस कर, ये सब क्वेश्चन इस बार के लिए भी आई है। तो 5 मिनट रुक जाते हैं, 5 मिनट के बाद ये करते हैं, ठीक है? इससे तो आज नहीं होगा सर, तो आज बोले थे कि इससे नहीं होगा ना, नहीं है, इससे आज नहीं होगा। जो जाना चाहेंगे अभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है? 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद आते हैं, ठीक है? मेरा